यहाँ पर हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य में हम देखें, यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, न कि मूल कर्तव्यों को। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और 2002 में एक और मूल कर्तव्य को यहाँ पर जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर के लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों का विश्लेषण नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार प्रयोग और स्वतंत्रता उनके कर्तव्य एवं दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश हम देखते हैं मूल कर्तव्य से रिलेटेड। किसकी सिफारिश? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। स्वर्ण समिति की सिफारिश। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश हम देखते हैं। क्या है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश? 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्य, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 कै को जोड़ा गया और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था जो 51 कै था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उपयोग किया गया है। और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। समिति के द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको संविधान में शामिल नहीं किया गया? पहला है, संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब तक नहीं कर सकती जब तक कोई व्यक्ति कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। दूसरा, मूल अधिकारों को लागू करने के आधार पर मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो मूल कर्तव्यों की सूची हम देखें, अनुच्छेद 51 कै के अंदर मूल कर्तव्यों की सूची में हम बात करते हैं। मूल कर्तव्यों की सूची। मूल कर्तव्यों की सूची किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 51 कै में बताई गई है। अनुच्छेद 51 कै के अंदर इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्र दूसरा कर्तव्य दे रखा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजो रखे, उनका पालन करे। तीसरा मूल कर्तव्य दे रखा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म धर्म या फिर भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो
ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मूल कर्तव्य दिया हुआ है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे। सातवां मूल कर्तव्य दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां मूल कर्तव्य बताया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां मूल कर्तव्य बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां यहाँ पर बताया गया है मूल कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। 11वां यहाँ पर बताया गया है, 11वां मूल कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और यह कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। फिर बात करते हैं मूल कर्तव्यों की विशेषता के बारे में। इसकी मूल कर्तव्यों की विशेषताएं जैसे कुछ बिंदुओं को मूल कर्तव्यों की विशेषता के संदर्भ में उल्लेखित किया गया है। जैसे उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जो कुछ नागरिक, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक का कर्तव्य है। ये मूल जो भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धतियों से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। तीसरा हम देखें, कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। चौथा हम देखें कि निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं और संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए इनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी इनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी सह-स्थिति नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान के द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। फिर मूल कर्तव्यों की आलोचना के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मूल कर्तव्यों की आलोचना। तो मूल कर्तव्यों की आलोचना में बात करें, संविधान के भाग 4 के में उल्लेखित मूल कर्तव्यों को यहाँ पर कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। जैसे कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली हुई थी। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट और बहुअर्थी और आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है, जैसे उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम अलग व्याख्या किस तरीके से कर सकते हैं? नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एंड दिल्ली के तत्कालीन अध्यक्ष डी चावला ने पाया कि कर्तव्यों को ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी इन आदर्श विचारों को समझ नहीं पाता। कुछ के लिए भगत सिंह पंथ की विचारधारा भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। इसके अतिरिक्त हमारी सामाजिक जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा क्या है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना क्या है, यह मूल्य लोगों को सामान्य समझ से परे हैं। इनका उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। कर्तव्य ऐसे और उन शब्दों में लिखे जाने चाहिए जो आदमी की समझ में आ सके। फिर यहाँ पर बात करें, अपनी जो गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों के द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड या सजा की सिफारिश भी की थी। संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों के द्वारा अतिरेक करार दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध न भी हो, उनको भी यहाँ पर मानना है। इसका मतलब सीबी, यहाँ पर डफाट्री और भारत के पूर्व महान्यायवादी संविधान के मूल कर्तव्यों का विरोध करते हुए कहते हैं कि 99.9% से ज़्यादा नागरिक कानून का पालन करने वाले हैं, इसलिए उन्हें अपने कर्तव्यों को बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि जब लोग अपने कार्यों के प्रति संतुष्ट होते हैं तो वे अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताना कि उनके कर्तव्य क्या हैं, यह दर्शाता है कि वे संतुष्ट नहीं हैं। ए के सेन ने भी
मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वैच्छिक सहयोग और लोगों के विश्वास के लिए प्रयासरत होने की बजाय घटकर एक कड़क अध्यापक की भूमिका में पहुंच गया है, जो गृह कार्य न करने वाले विद्यार्थी को बेंच पर खड़ा होने के लिए कहता है। ऐसा करने वाले पहले लोग भी थे जिन्होंने 1950 में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य भारत का निर्माण किया, परंतु गणराज्य अब नागरिकों का मास्टर बन गया है, जो नागरिकों को उनके कर्तव्य के लिए अपने निर्देश के बदले में आज्ञाकारिता का अभ्यस्त हो गया है। फिर हम बात करें कि आलोचकों ने कहा है कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य और महत्व को कम करता है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। फिर मूल कर्तव्यों के महत्व की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? मूल कर्तव्यों का क्या महत्व है। मूल कर्तव्यों का महत्व। तो जैसे आलोचनाओं और विरोधों के बावजूद मूल कर्तव्यों की विशेषता को यहाँ पर कुछ दृष्टिकोणों के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। नागरिकों की तब मूल कर्तव्य संचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज, अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियां जैसे राष्ट्र ध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उसके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में उच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनके संबंध में उन्हें तर्क माना जाएगा, यानी तर्कसंगत माना जाएगा। इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें किसी भी का भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद इसके उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। तत्कालीन विधि मंत्री HR गोखले ने संविधान लागू होने के 26 वर्ष बाद मूल कर्तव्यों को शामिल करने के निम्नलिखित कारण बताए। पहला तो स्वतंत्र भारत के बाद विशेषतः 5 जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता यहाँ पर नहीं दिखाई। मूल कर्तव्यों के संबंधी पीठ के प्रावधानों का आंदोलनकारी लोग जिन्होंने विगत में राष्ट्र विरोधी आंदोलन और असंवैधानिक विद्रोह किए हैं, उन पर संयमी प्रभाव होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कोमल करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया। यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई जनता सरकार ने आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। उल्लेखनीय है कि नई सरकार ने 43वें संविधान संशोधन में और 44वें संविधान संशोधन में के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी, और यह परिलक्षित करता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना आवश्यक था। और यह ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि जब वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया था। बर्मा समिति की टिप्पणियों की बात करते हैं। बर्मा समिति ने क्या टिप्पणी की है? बर्मा समिति की टिप्पणियां तो बर्मा का समिति की क्या टिप्पणी रही है? नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी बर्मा समिति के कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान न उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की है। वे लिखते हैं कौन कौन सी हैं? राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड की देने के प्रावधान रखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
जाति एवं धन से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था ये करता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ये करता है। इन अधिनियमों को 1976 तक अस्पृश्यता के अधिनियम में जाना जाता था। फिर भारतीय दंड संहिता आईपीसी घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अध्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। विधि विरुद्ध क्रियात्मक अधिनियम 1976 को किसी सांप्रदायिक संगठन की गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों को अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में हम संविधान के संशोधन की बात करेंगे, यानी संविधान में किस तरीके से संशोधन हो सकता है और संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है।